हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 22 और अध्याय का नाम है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, अर्थात केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास का लास्ट चैप्टर है। अब तक मैंने लेसन 21 तक का कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेनेशन बना दिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। मैंने लेसन 11 तक का क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी इस अध्याय के खत्म होते होते आप क्या सीख चुके होंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं और हार्मोन क्या होते हैं। फिर मानव अंतःस्रावी तंत्र, जो मानव में अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है उसके बारे में। फिर हृदय, वृक्क और जठर आंतरिक पथ के हार्मोनों के बारे में जानेंगे। फिर हार्मोनों की क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। आप अध्ययन कर चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर बिंदु दूरत्व समन्वय का कार्य करता है। तंत्रिकीय समन्वय काफी तेज लेकिन अल्प अवधि का होता है। तंत्रिकीय तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रिका कायन नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए निरंतर नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। तो देखिए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वह विभिन्न अंगों के बीच में समन्वय बैठाता है। ठीक है, और काफी तेजी से काम करता है। लेकिन अब यही यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की कमी भी है। तंत्रिका तंत्र बहुत तेजी से कार्य करता है और विभिन्न अंगों के साथ कार्य करता है, लेकिन वह लंबे समय तक कार्य नहीं करता। तंत्रिका तंत्र अल्प समय के लिए होता है, लंबे समय के लिए नहीं होता है और बहुत तेज होता है। दूसरी चीज, वह विभिन्न अंगों तक तो पहुंच जाता है लेकिन सभी कोशिकाओं को वह नियंत्रित नहीं कर सकता। जो तंत्रिकीय तंत्र होता है ना, वह सभी कोशिकाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमें एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता चाहिए जो प्रत्येक कोशिका को समन्वित कर सके, पूरे अंग को समन्वित कर सके। यह कार्य हार्मोन द्वारा संपादित होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करता है। ठीक है, और वही जो विशेष कार्य करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हार्मोन की, और ये हार्मोन द्वारा संपादित होता है। हार्मोन के लिए क्या होता है, हार्मोन तंत्र होता है पूरा। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है। अब जानते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन ये क्या होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से नलिकाएं नहीं होती है। अब आप देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें नलिकाएं नहीं होती है। आप ग्रंथियों के बारे में पढ़े होंगे। ग्रंथियां तीन तरह की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिक्स ग्रंथि। ठीक है, अब अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहेंगे, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वे हैं जिनमें नलिकाएं नहीं होती है। ठीक है, जबकि जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है वो नलिकाओं के माध्यम से उनसे जो पदार्थ स्रावित होते हैं, रसायन जो स्रावित होते हैं, वो नलिकाओं के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेज देती हैं। जबकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वह नलिका विहीन होती हैं, इनमें नलिका नहीं होता है। तो ये अपने पदार्थ को, अपने रसायन को, यानी अपने हार्मोन को सीधे रक्त में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती है, अतः वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती है। जाहिर सी बात है, जब नलिका नहीं है तो उसे नलिका विहीन ग्रंथि ही कहेंगे। इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन, जो मतलब स्राव होते हैं, मतलब उनको हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जो भी स्राव होगा अंतःस्रावी ग्रंथियों से उसे हार्मोन कहते हैं। हार्मोन की चिरसमस्त परिभाषा के अनुसार हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं, यानी जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंच जाता है। जो सबसे पुराना और मान्य ये परिभाषा है हार्मोन का, वह क्या है,
इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, तो हार्मोन क्या है? जो हार्मोन वे हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीधे रक्त में स्रावित होते हैं और दूरस्थ लक्ष्य के अंगों तक पहुंच जाते हैं। मतलब जहां स्रावित होते हैं वहां से दूर के अंगों तक पहुंच जाते हैं। परंतु परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित किया गया है। अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है जिसके अनुसार हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन है। मतलब ये पहले ही बात है कि जो हार्मोन है वो सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हैं और ये अपोषक रसायन है। मतलब इससे पोषण का कार्य नहीं होता, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इन इन तरह का नहीं है। ये सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होता है और अपोषक होता है जो अंतर कोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। और ये हार्मोन किस रूप में कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं संदेश वाहक के रूप में। इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। और यही जो परिभाषा है ये बहुत व्यापक है और इस परिभाषा में ये भी साबित होता है कि और कई छोटे छोटे अणु होते हैं वो भी हार्मोन के कैटेगरी में आ जाते हैं। अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कशेरुकियों में कई रसायन की तरह कार्य कर उसमें समन्वित करते हैं। अब देखिए, जो छोटे छोटे जीव हैं अकशेरुकी हैं, उनका जो हार्मोन तंत्र होता है या फिर अंतःस्रावी तंत्र होता है वह बहुत ही सरल होता है। और एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है जिसमें ज्यादा रसायन स्राव नहीं होता है। लेकिन जो कशेरुकी हैं उनमें बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं और इनका अंतःस्रावी तंत्र बहुत जटिल होता है। और यही अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन मिलकर के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बीच में समन्वय बैठाते हैं। यहाँ मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में कि मानव का अंतःस्रावी तंत्र कैसा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मानव अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले उत्तक कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो मानव में अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण कैसे होता है? तो मानव में कई सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और इसके अतिरिक्त कुछ उत्तक और कोशिकाएं होती हैं, वो सभी मिल करके अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि, प्रीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, पैराथाइड ग्रंथि, थाइमस और जनन ग्रंथियां। नर में वृषण और मादा में अंडाशय हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग हैं। अब देखिए, मानव में ये मुख्य रूप से ये अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस और जनन ग्रंथियां। लेकिन जो जनन ग्रंथि है ना, बाकी सभी ग्रंथियां नर और मादा में एक जैसी होती है, लेकिन जो जनन ग्रंथि है वह नर में वृषण होता है। मतलब नर में वृषण को कहते हैं जनन ग्रंथि, जबकि मादा में अंडाशय को कहते हैं जनन ग्रंथि। ठीक है, अब इस चित्र को में आप उनको देख पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये है हाइपोथैलेमस और ये एक ग्रंथि हाइपोथैलेमस से यहाँ से वास्तव में जो हाइपोथैलेमस है इसके उत्तेजित होने से यहाँ पे पिनियल ग्रंथि है, उसके थाइमस के नीचे होती है पिनियल ग्रंथि और फिर उसके नीचे है यहाँ पे पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ऑफ ग्लैंड कहता है। ठीक है, मास्टर ऑफ ग्लैंड, क्योंकि सभी ग्रंथियों को यही नियंत्रित करता है। उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे है थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड और उसके ऊपर होता है पैराथायराइड ग्रंथि। फिर ये है अग्नाशय, यहाँ पे ये भी ग्रंथि है। ये है थाइमस, यहाँ पे नहीं लिखा है, ये है थाइमस। ठीक है, ये है थाइमस। उसके नीचे अग्नाशय के नीचे यह है अधिवृषण वृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि यानी जो वृक्क के ऊपर होता है, वृक्क के ऊपर होता है, कॉर्टेक्स वाले भाग में होता है,
तो ये अधिवृक्क ग्रंथि यानी किडनी पे होता है। ठीक है, वृक्क को इंग्लिश में किडनी कहता है, यहाँ पे होता है, ये ग्रंथि हो गई। फिर यहाँ पे देखिए अंडाशय, मादाओं में ये देखिए एक जो यहाँ पे एक अंडाशय है और एक यहाँ पे एक अंडाशय, एक अंडाशय होता है जो ग्रंथि का कार्य करता है, जनन ग्रंथि कार्य करता है, जबकि पुरुष में यह वृषण होता है। तो यहाँ पे इसमें भी 2 वृषण होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य करते हैं। ठीक है, इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे कि जठर, आंत्रिय मार्ग, यकृत, वृक्क, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। अब ये तो कुछ प्रमुख ग्रंथियां थी, इसके अलावा भी अन्य कई सारे अंग हैं, जैसे जठर आंत्रिय मार्ग यानी जो आपके आंत का मार्ग होता है, जो पाचन तंत्र वाला होता है, आहार नाल वाला हिस्सा होता है, उसमें से हार्मोन स्रावित होता है। उसी तरह फिर यकृत है आपका, जो लीवर है, वहां से होता है, वृक्क से होता है, हृदय से होता है। इन हार्मोनों के बारे में भी आगे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य जो ग्रंथियां थी वो इस चित्र में दिखाई गई है। मानव शरीर की सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा हाइपोथैलेमस की संरचना और उनके कार्य का संक्षिप्त वर्णन अगले भाग में दिया गया है। ठीक है, तो इन ग्रंथियों के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको आगे मिलेगा। अब जो अगला टॉपिक है वह है हाइपोथैलेमस। फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा परिचय बता दिया और आगे से बारी बारी करके सभी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।